ओम शांति। तो आज का टॉपिक है फोकस, एकाग्रता। तो एकाग्रता का टॉपिक है तो एकाग्र होके ही बैठना चाहिए। तो एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए और योग में जो हमारा ध्यान नहीं लगता, बार बार मन भटक जाता है, तो उन सब प्रॉब्लम से कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। उसकी कुछ मेडिकल टेक्निक्स हैं, कुछ योगा की टेक्निक्स हैं, कुछ हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आज हमसे आपसे शेयर करेंगे। हम तो ये तो नहीं कहते कि हम इस फील्ड में माहिर हैं, लेकिन जितना हमें ज्ञान है और जितना हम ज्ञान अर्जित कर पाए, हम वो आपसे शेयर करते हैं। एंड आई एम ओपन फॉर करेक्शंस। तो मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, क्योंकि मैंने अपने डॉक्टरी के दिनों से भी ये सीखा था कि जब भी कोई डिस्कशन या हम कोई भी प्रेजेंटेशन दे तो उसकी पीपीटी जरूर होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को समझने के लिए स्लाइड्स देख के आसानी होती है। तो मैं वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर हम आगे चलते हैं आज। तो आज टॉपिक है फोकस का। तो आज शुरू हम एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ करते हैं, क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। और थोड़ा सा हम इसमें प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें सीखेंगे, जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले हैं आज से। तो हम स्टार्ट करेंगे आज। आप सभी बैठ जाएं स्ट्रेट एकदम, और हम एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। मैं आपको कमांड दूंगा, 1 2 3 4, ये काउंट है 4। तो इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हम पहले 4 काउंट तक सांस अंदर लेंगे, इनहेल। फिर 4 काउंट पे सांस को रोकेंगे। फिर 4 काउंट सांस बाहर निकालेंगे, और फिर 4 काउंट वैसे ही रहेंगे, सांस नहीं लेंगे। समझ गए? तो पहले सांस लेना है 4 काउंट, फिर रोकना है उसको, फिर बाहर निकाल देना है, और फिर 4 काउंट रुक जाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कराऊंगा तो आप सब करिए। तो मैं आपको इशारा दूंगा, 1 2 3 4। तो इनहेल, 1 2 3 4। होल्ड, 1 2 3 4। एक्सेल आउट, 1 2 3 4। होल्ड, 1 2 3 4। फिर से इनहेल, 1 2 3 4। होल्ड, 1 2 3 4। एक्सेल आउट, 1 2 3 4। होल्ड, 1 2 3 4। इसको हम बॉक्स टेक्निक्स कहते हैं। बॉक्स टेक्निक ये बहुत कारगर टेक्निक है, अभी हम आगे जानेंगे। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि हमने जैसे ये एक्सरसाइज करी, तो आप सबका फोकस सारी सब जगह से शिफ्ट होके इस ब्रीदिंग पैटर्न पे आ गया। तो योग में भी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी एकाग्रता बने, हमारा सारा फोकस सारी तरफ से हटके उस प्रभु मिलन की तरफ आ जाए। तो पहले समझते हैं कि फोकस होता क्या है। शब्द है एकाग्रता, ये है क्या चीज? तो इसका एक सिंपल सी लाइन में मैंने इसकी एक डेफिनेशन जो लिखी कि स्टेइंग इन वन प्लेस और थॉट और जोन, मतलब कि एक विचार में टिक जाना, एक जगह पे एकाग्र होके बैठ जाना, हम इसको फोकस कह सकते हैं। और ये फोकस ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है ये सक्सेस में। सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे जीवन में वो होते हैं जो फोकस्ड रहते हैं, जिनकी एनर्जीज चैनलाइज्ड रहती हैं। और मेडिटेशन के अंदर भी जो अतीन्द्रिय सुख की बात बाबा करते हैं ना, तो जिनका फोकस बनता है, जिनकी एकाग्रता बनती है, तो वही उस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर पाते हैं। तो उस फोकस
करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फोकस को क्या चीजें तोड़ती हैं या क्या चीजें फोकस नहीं करने देती। तो उसके कुछ कारण जो मैंने क्लब किए हैं, और भी कारण हो सकते हैं, और आप लोगों को अगर और भी कारण लगे तो आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो फोकस को क्या चीजें तोड़ती हैं? पहली है हमारी इनसिक्योरिटीज। तो इनसिक्योरिटीज होता हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या हम असुरक्षित फील करते हैं जिन चीजों के लिए, बार बार हमें वो सताती हैं, हम बार बार चिंतित रहते हैं उन चीजों के लिए। तो हमारी इनसिक्योरिटीज। फिर हमारे पेन्स। अब पेन्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमारे शारीरिक पेन है। अगर किसी को शरीर का पेन है और वो मेडिटेशन करने बैठता है, या किसी बीमारी से ग्रसित है, या किसी संबंध में किसी का दिल टूट गया किसी बात को लेके, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, तो वो दुखी है, उसको दर्द हो रहा है उस चीज का अंदर ही अंदर। या हमने कोई प्रयास किया और हम उसमें असफल हो गए, तो इन चीजों का दर्द इंसान को बार बार घूम घूम के आता है उसके पास। तो पेन्स। तीसरा, ओवर रिपेंटेंस, यानी कि अत्यधिक पश्चाताप। जैसे बाबा कहते हैं कि पश्चाताप करना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक नहीं। उस पश्चाताप से सीख लो और आगे बढ़ो, बीती को बीती करो। लेकिन जब हम अत्यधिक पश्चाताप करते हैं बार बार उसी चीज को लेके, आप देखा होगा आपने, कुछ लोग होते हैं वो हर बार उसी बात को लेके चालू हो जाते हैं। तो वो भी आपको ना फोकस नहीं करने देगा, आपको एकाग्र नहीं होने देगा। कुमार कुमारियां या जो लोग आज भी अभी पढ़ रहे हैं, अगर उनके उनके किसी विषय में अच्छे अंक नहीं आते, बैड मार्क्स, और लौकिक में भी बच्चों को भी हमने देखा है, अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी कई बार उतने मार्क्स नहीं ला पाते, तो उनका फोकस लूज हो जाता है बैड मार्क्स की वजह से। वो बार बार उसी चीज में चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। इंसल्ट्स, किसी ने हमारी निंदा की, पब्लिकली कर दी तो और ज्यादा, तो वो भी हमारे को फोकस नहीं होने देता। और लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस एंजाइटी। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी भी, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, किसी घर में शादी है, तो अगले दिन बारात आएगी, कैसे सब कुछ होगा, वो बार बार नर्वस हो जाता है कि कल ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस चक्कर में ना उसको खाने का सुध रहता है ना कुछ, उसका फोकस चला जाता है, उसको बस चिंता लगी रहती है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी भी एक बहुत बड़ी चीज है। कई लोगों को मेडिटेशन करने की भी परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। उनको ऐसा लगता है अमृत वेला आएगा और फिर मेरे से अमृत वेला नहीं होगा। तो इन सब चीजों को हम अब अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं, हमने कारण तो देख लिए। तो तीन स्टेप्स मैंने आज समराइज किए हैं। तीन स्टेप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करें तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा फोकस बन सकता है। तो पहला स्टेप है कि फोकस होने के लिए ना, इनर स्टेबलाइजेशन, इनर स्टेबिलिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंडेड। कि जितने ज्यादा आप ग्राउंडेड होगे ना, जितने ज्यादा आप स्टेबल होंगे अंदर से, उतने ही आप फोकस्ड हो सकते हो। तो हम अपनी ग्राउंडिंग को कैसे इंप्रूव करें, अपनी इनर स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें? तो उसका पहला स्टेप है कि किसी भी टाइप का अपने जीवन में शारीरिक व्यायाम, फिटनेस रूटीन जरूर अपनाएं। चाहे आप बेड रिडन भी हो ना, तो भी कुछ योगा के आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो अपना एक फिटनेस का रूटीन जरूर फॉलो करें रोज, क्योंकि हमारा शरीर है ना ऊर्जा से भरा हुआ है। आवर बॉडीज आर मेंट टू बी टायर्ड। जब तक हम इस ऊर्जा को सही जगह नहीं लगाएंगे, सकारात्मक ढंग से नहीं लगाएंगे, ये अत्यधिक ऊर्जा भी हमें फोकस नहीं करने देती। ये हमारे अंदर एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। जैसे कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो ऑफिस जा रहे थे, अपने अपने कामों में संलग्न थे, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, अब एकदम से सब घर पे बैठ गए। आप जानते हैं डिवोर्स रेट कितना बढ़ गया कोविड में? घर में उनकी एनर्जी, खाली दिमाग शैतान का घर, एनर्जी यूज नहीं हो रही है।
वो उल्टे पुल्टे कामों में लग रही है, फोकस चला गया। तो अपनी एनर्जीज को हमें चैनलाइज करना है, अपने आप को शारीरिक तौर पे थोड़ा थकाएं, थोड़ा उसको, उस एनर्जी को लगाएं अपनी बॉडी पे। तो एक फिटनेस रूटीन जरूर फॉलो किया जाए। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस स्टेप को तो मेरे हिसाब से हर बीके जानता होगा, कि चूज द राइट काइंड ऑफ फूड। और हम सब ने सुना है, जैसा अन्न वैसा मन। अब लेकिन क्या है, यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो भी आज हम थोड़ा सा दूर करेंगे। कि जैसे जो हम खाते हैं ना, हमारा शरीर उसकी एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक दर्पण है। और एक स्वस्थ शरीर वो है जो फ्रेश और नेचुरल खाता है। मैं पैकेज्ड फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेश और नेचुरल मतलब कि अब आजकल इतनी अडल्ट्रेशन है, लोग कहते हैं कि पता नहीं ये सब्जी इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है क्या है। देखिए, जो फैक्टर्स हमारे हाथ में और कंट्रोल में नहीं है ना, उनको छोड़ दें। अगर भाई आप अपना काम छोड़ के खेती तो नहीं कर सकते हैं, अब सब्जियां तो मार्केट से ही आएंगी ना, ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन खाना हमारे को फ्रेश बनाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, वैदिक न्यूट्रिशन कहता है, 5 घंटे से ऊपर पका हुआ खाना वेस्ट, बासी और तामसिक हो जाता है। तो खाना आप फ्रेश बनाएं, फ्रेश खाएं, सात्विक खाएं। सात्विक डाइट की आजकल यूनिवर्सली बूम है। हर कोई सात्विक खाने को बता बोलता है, लेकिन पता नहीं उन्हें सात्विक क्या है। लेकिन हम बीकेस को भली भांति मालूम है सात्विक क्या है। सात्विक खानों में हम जैसे प्याज लहसुन को नहीं खाते हैं, हम मांसाहार नहीं लेते हैं, और बहुत सारी चीजें जो निषेध है, तो उन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। अब इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जिसपे मैंने बहुत बार पहले डिस्कशंस में थोड़ा थोड़ा सा हिंट भी दिया है, लेकिन क्योंकि उसकी नॉलेज काफी सारे लोगों को नहीं होती, तो मैं आज वो नॉलेज दूंगा आप लोगों को। जैसे अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं, तो आयुर्वेदा के हिसाब से हम सभी के शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। और ये ही हमारी प्रकृति बनाते हैं। तो जब शरीर के अंदर वात दोष, वात यानी वायु, एयर, ह्यूमर, पित्त मतलब हीट, और कफ मतलब पानी, इसको अगर हम मोटा मोटा समझे, वैसे हर दोष के अंदर 2 तत्व होते हैं। जैसे वायु के अंदर भी ईथर, आकाश तत्व प्लस वायु होती है। ठीक है। और ये एनर्जी ऑफ मूवमेंट है, वाता। जैसे जिन लोगों में वात दोष बढ़ जाता है, उन लोगों को नींद नहीं आती, उन लोगों के विचार बहुत चलते हैं, उन लोगों का खाना नहीं पचता, उन लोगों को हाइपर टेंशन रहती है। और ये वात रोग 40 साल से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये ओल्ड एज के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, कई बार उनको बड़बड़ाने की आदत भी होती है। ये बड़बड़ाना भी एक वाता, जिसे कहते हैं बड़ा हुआ है, उसका साइन होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि कई बार ये फिजियोलॉजिकल चैलेंज है। आप योग करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग में विचार इतने उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वात बढ़ा हुआ है। तो अगर हम वात को शांत कर दें, या हम वैसे खाने ना खाएं जिनसे हमारा वात बढ़ता है, तो हम अच्छा योग कर सकते हैं। तो हमारी ये, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी वात पर्सनैलिटी हूँ। कभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, आज आपको लिख लें। वात बढ़ता कैसे है? कच्ची चीजें खानों से, कच्ची और सूखी। जैसे मूंगफली, चने। अगर आप ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, रात को आप खा लें, सुबह देखिए आपको अमृत वेला में मेहनत लगेगी। कच्ची चीजें, कच्चे सब्जी, कच्चे फल। आयुर्वेदा के अंदर एक क्लॉक होती है, वो अलग होती है। वो क्लॉक भी मैं आज आपको बताता हूँ। जैसे वात पित्त कफ बताया मैंने आपको थोड़ा थोड़ा,
पित्त का मतलब होता है हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाना, और कफ का होता है जल तत्व बढ़ जाना। तो कोई इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि समय को भी हमें देखना है। तो 10 से 2 पित्त का टाइम होता है, और ये बेस्ट टाइम होता है खाने के लिए हमारे। ठीक है, और 2 से 6 होता है वायु का टाइम। ये हमारे लिए बहुत क्रिएटिव टाइम होता है दिन के अंदर। और 6 से 10 कफा का टाइम होता है, इसमें हमारी डाइजेशन सबसे स्लो होती है। अब अगर आप जैनियों को देखेंगे, तो उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन था कि दिन छिपे खाना नहीं खाना। तो वो लोग बहुत क्लियर थे इस मामले में। क्यों? दिन छिपे मतलब वो अराउंड 6 बज जाते हैं, 6 बजे के बाद कफा टाइम शुरू हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। वो खाना जो खाते हैं ना, वो पेट में पड़ा रहता है। तो उन्होंने तो ये एक धर्म बना दिया। धर्म से ही धारणा आती है ना। आज कितने लोग फॉलो करते हैं वो तो मैं कह नहीं सकता, भाई जी लेकिन टाइमिंग को थोड़ा बताएं दोबारा। टाइमिंग बताता हूँ मैं। सुबह के 10 से 2 बजे तक पित्ता का टाइम होता है। सुबह के भी 10 से 2 और रात के भी 10 से 2। ये मजेदार इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो पित्ता का टाइम जो होता है ना, इसके अंदर हमारा पाचन तंत्र मैक्सिमम शक्तिशाली होता है। इसके अंदर आप जो खाएंगे ना, सब पचेगा। इसीलिए आप देखिए कि कहते भी है ना, एक सेइंग भी ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, और लंच लाइक अ प्रिंस, एंड डिनर लाइक अ पॉपर। पॉपर मतलब भिखारी। रात को ना के बराबर खाइए, ठीक है। फिर 2 से 6 होता है वाता का टाइम, सुबह में भी और रात में भी। और 6 से 10 होता है हमारा कफा का टाइम, जब हमारा कफ बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। उस वक्त आपको ठंड लगने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। सुबह सुबह कई लोग होते हैं ना, उनको बहुत जुकाम बलगम भी बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए बढ़ा हुआ होता है, उनका कफा बढ़ चुका होता है। तो अगर हम इस वात दोष को बैलेंस करें ना, इसके लिए कुछ हर्ब्स भी आती हैं। आयुर्वेदा में कुछ हर्ब्स हैं, जैसे उनमें से एक बहुत अच्छी हर्ब्स है। देखिए, आप बिना पूछे कोई हर्ब और कोई दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि सबको अपनी प्रकृति एनालिसिस करानी चाहिए इस चीज के लिए। लेकिन जनरली बात बढ़ता है, मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। ब्रह्मी इतना अच्छा एक हर्ब है, डर्ट चीप, बहुत महंगा नहीं है। आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत महंगे नहीं हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स भी अ, अगर हम एलोपैथी से बात करते हैं तो काफी कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होते, होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ब्रह्मी का इस्तेमाल करें, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों के बहुत विचार चलते हैं, अगर हम ब्रह्मी घृत रात को नाक में एक एक बूंद हल्का सा गर्म करके डाल लें, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बनती है, बहुत अच्छी एकाग्रता बढ़ती है। हमने इसको प्रैक्टिकली देखा, हमने बहुत अपने पेशेंट्स को दिया, बहुत कारगर है। तो ऐसी चंदनवटी आती है, लाल चंदन, वो हमारा फोकस बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। मैं क्वेश्चन एंड में लूंगा ज्योति जी। तो तो हर्ब्स बहुत काम करती है। तो हम अपने वात को अगर घटाएं, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि आज के समय में और आने वाले समय में, जैसे सूरज भाई जी भी कहते हैं ना, कि अनिद्रा, डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी बढ़ जाएंगी कि आप सोना चाहोगे, आप सो नहीं पाओगे। तो वहां अगर हमारी डाइट ठीक है ना, हमारा न्यूट्रिशन ठीक है, तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हैं। आप देखिए आज की डेट में प्राणी क्या कर रहा है। वो रात को लेट लेट नाइट फैशन है, सोते ही नहीं है लोग। 2 2 3 3 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हैं या गप्पे मारते हैं। 4 4 बजे तक वो प्रोग्राम्स या जो भी कुछ कहते हैं सीरीज देखते हैं। बिंज वॉचिंग, तो ये शब्द भी हमने लोगों से सुना कि बिंज वॉचिंग का मतलब क्या है जी। पूरे पूरे सीजन 10 10 एपिसोड, 15 15 एपिसोड्स एक ही रात में देख रहे हैं। और रात हमारे लिए सोने के लिए बनी है। हमारा दिमाग थक चुका है, और वो कहते हैं कि ये हमारा मी टाइम है। ये गलत है। ये हमारे ना फोकस को तो छोड़िए, ये हमारे शरीर को भी खराब कर रहा है। फोकस तो कर ही नहीं सकेंगे अगले दिन। तो हमें बात को कंट्रोल करना है, टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तीसरा स्टेप, जैसा भी इंसान हो, जिस भी एज ग्रुप का हो, अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराओ। जिन लोगों के दिमाग चलते रहेंगे, उन लोगों की एकाग्रता बनती रहेगी। जो लोग अपने दिमाग को यूज करना छोड़ देते हैं, वो लोग, उनकी एकाग्रता भी चली जाती है,
इसीलिए जो लोग राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, ये वंडरफुल है। जो लोग राजयोगा मेडिटेशन करते हैं उनकी मेमोरी बढ़ती है, उनका फोकस बढ़ता है, क्योंकि बाबा की डिवाइन एनर्जी अंदर जाती है ना। अब ब्रेन को कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए, इसकी ना मैंने कुछ छोटी छोटी सी, तीन ही दी है, ज्यादा मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा तीन। एक ज्ञान मुद्रा, आपने देखा होगा सब लोग योगी ऐसे बैठते हैं, ये ज्ञान मुद्रा होती है इजीएस्ट। मैंने फोटोज भी लगाई हैं। ये ज्ञान मुद्रा की है पहली स्लाइड। दूसरी है, अपने सारे फिंगर टिप्स को ऐसे जोड़ के ऐसे प्रेस करना है 1 मिनट के लिए। ऐसा दिन में आप 5 से 10 बार जरूर करें। खाली बैठे हो तो ऐसा करें, या ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। या फिर आप लोगों ने सबने बचपन में स्कूल के अंदर या घर में टीचर जो भी पढ़ाने आता होगा, आपसे उठक बैठक भी लगवाई होगी या मुर्गा भी बनाया होगा। तो क्या करते थे, अपने कानों को पकड़वाते थे। तो जो ईयर लोब्स होती हैं हमारी, जहाँ पे बालियां पहनती हैं फीमेल्स, इस ईयर लोब्स को जब हम प्रेस करते हैं ना, तो ये भी हमारा ब्रेन का फोकस इंक्रीज करता है। ये सारी रिसर्च है, स्टडीज हैं इन पे। तो ये तीन चीजें करें जो लोग। और जैसे जो आधुनिक उपकरणों को यूज करते हैं मोबाइल में, कुछ ब्रेन की गेम्स भी आती है। देखिए गेम्स का है ना, अगर आप अपने आप को टाइम लिमिट में डाल सकते हैं तो खेलिए, वरना मत खेलिए। जैसे कुछ गेम्स होती हैं, जैसे सुडोकू करके एक गेम है, नंबर गेम होती है सुडोकू। 1 से 9 नंबर का एक ग्रिड चार्ट आता है, उसमें आपको अरेंज करने होते हैं। और ऐसे आजकल बहुत सारी गेम्स हैं ब्रेन को जो इम्प्रूव करती हैं। लेकिन ब्रेन के गेम्स क्या है, थोड़ी सी एडिक्टिव होती हैं, इसलिए मैं ना गेम्स खेलने की सलाह ज्यादा नहीं देता हूँ। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इट्स ओके। कुछ फोकसिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं। जैसे कुछ लोग आपको देखें, कुछ लोग आपको ध्यान में बिठाते हैं ना जब आपको, तो पहले मोमबत्ती पे फोकस कराते हैं, उसकी लौ पे। आप लौ पे फोकस कर सकते हैं। आप किसी चित्र के अंदर सेंटर में एक बिंदु लगा दें, उस पे आप कॉन्टिन्यूअसली देखें, उससे आप फोकस बढ़ा सकते हैं। तो ये भी कुछ नुस्खे हैं। और एक टेक्निक और है, जैसे आप एक न्यूज़पेपर ले लें और उसमें एक अल्फाबेट चूज कर लें। जैसे आपने एक अखबार ले लिया, उसमें आपने बोला ए, मैं ए को काटूंगा। आप ए को काटना शुरू कर दें। फिर आप चूज कर लें कोई और अल्फाबेट, आई को काटने, तो आपकी एकाग्रता धीरे 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 बढ़ने लगेगी। तो ये भी कुछ इजी वेज हैं जिससे हम अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रीदिंग, कुछ मेडिटेशंस तो ब्रीदिंग बेस्ड ही हैं, ब्रेथ मेडिटेशंस भी कहा जाता है। अगर हम अपने श्वास पे कंट्रोल करें और हम कुछ टेक्निक्स को अपनाएं तो हम अपना फोकस बहुत अच्छा बना सकते हैं। और भी एक दो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जब आपको अपने जब आपका मन बहुत ज्यादा विचलित इधर उधर भाग रहा होता है, तो एक सबने अनुलोम विलोम तो सबने सुना है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो आज हम सीखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल टेक्निक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ टेक्निक्स के नाम लिखे हैं, इसमें से हम चार मुख्य हैं जो मैंने पहले लिखी हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा भी आपको। दूसरी है बेली ब्रीदिंग। तीसरी है बॉक्स ब्रीदिंग, जिससे हमने क्लास शुरू करी थी। चौथी है 4-7-8 ब्रीदिंग। फिर है लायंस ब्रेथ, माइंडफुल ब्रीदिंग, रेजोनेंस ब्रीदिंग और सिंपल ब्रीदिंग। ये कुछ टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग की। इसके अलावा भी होती हैं, बहुत सारी हैं, पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट वंस लिखी हैं यहाँ पे। और अल्टरनेट नोस्ट्रल टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है एकाग्रता बढ़ाने के लिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं, विष्णु मुद्रा क्या होती है, ये हमारा हाथ है, राइट हैंड है। इसमें जो अंगूठा है उसके बाद की जो 2 उंगलियां हैं, इनको अंदर की तरफ मोड़ लें, जैसे मैंने चित्र में भी दिखाया है। तो ऐसे बचेंगी 2 उंगलियां। अंगूठे को अपने राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट से पहले सांस लेंगे अंदर। फिर इस उंगली से लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। ऑल्टरनेट, अब फिर राइट से सांस लेंगे और अंगूठे से राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट
नोस्टल टेक्निक, इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसको करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा धीरे धीरे ना सारा ध्यान अपने श्वास पे आ जाता है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक होती है बेली ब्रीदिंग। इसमें एक हाथ अपना आप चेस्ट पे रखते हैं और एक अपना पेट पे रखते हैं। आप धीरे धीरे सांस भरना शुरू करें और अपने पेट को फूलाते जाना है। आप अपने पेट को भरता देखेंगे तो ये जो पेट पे रखा हुआ हाथ है ना, ये आगे आ जाएगा। ठीक है। और ये आपको धीरे 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 करना है। जब आप ये पूरा भर लें अपना पेट, तो अगर आप मन में काउंटिंग करें, 6 7 8 9 10, जितना भी 10 कर रहे हैं ना, अगर आप 10 काउंट कर रहे हैं ना, तो आपको जब सांस बाहर निकालनी है ना, तो काउंट हमेशा 2 या 3 ज्यादा रखें, 10 या 11 रखें। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूँ, रीजन क्या है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के नीचे भगवान ने एक मसल लगाई होती है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। वो ऊपर उठता है। और हमारा जो ये हार्ट है, ये जो हार्ट है, जब वो ऊपर उठता है डायफ्राम, तो हमारा हार्ट छोटा हो जाता है। जब हमारा हार्ट छोटा हो जाता है तो उसको ज्यादा तेज काम करना पड़ता है, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो ये जो ऊपर आया था डायफ्राम, ये नीचे चले जाता है, तो हमारा हार्ट एक्सपैंड हो जाता है और हार्ट रेट कम आ जाता है। इसीलिए अ, आपने देखा होगा जो लोग एकदम से रोने लगते हैं ना, ज्यादा रोते हैं, तो वो सुबकते हैं बीच में, उसको हम फिजियोलॉजिक साय कहते हैं। वो ऐसा करता है। तो इसको बोलते हैं, आप 2 बार इनहेल करो और एक लंबा सांस छोड़ो। जब आप लंबा सांस छोड़ते हो ना, तो आपका हार्ट रेट डाउन आ जाता है और आपकी एंजाइटी लेवल कम हो जाती है। तो जो लोग एंग्शियस होते हैं, जिन लोगों को बहुत चिंता सताती है, जो लोग बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, उन लोगों को हम बेली ब्रीदिंग करने को भी कहते हैं, या बॉक्स ब्रीदिंग, जिससे हमने शुरू किया था। तो जितना भी ज्यादा हम सांस को रोकते हैं या सांस को बाहर निकालते हैं ना, उससे हमारा हार्ट रेट, यानी कि हृदय की जो गति होती है ना, धड़कने की, वो स्लो डाउन हो जाती है और हम रिलैक्स होने लगते हैं। और हमें मेडिटेशन में फोकस बनाना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पहले रिलैक्स होना। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है फोकस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारे को ना रिलैक्स कर रही है कहीं ना कहीं। और रिलैक्स कर कैसे रही है? हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करके, हमारे जो हृदय की गति है ना, उसको ये डिक्रीज करती है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको आप लोग, जो लोग स्वस्थ हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। इसको हम लोग उज्जयी भी कहते हैं योगा में। सांस को हम अपने अंदर भरते हैं और रोकते हैं। देखिए, कुछ लोग आधा मिनट तक रोक सकते हैं, एटलीस्ट आधा मिनट रोकना चाहिए। आधा मिनट से मैं 3 मिनट से 3 3 सवा 3 मिनट भी रोक लेता हूँ। लेकिन किसी को कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को अभ्यास नहीं है वो ये नहीं कर पाएंगे। उनको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। 15 सेकंड से शुरू करें अपने सांस को रोकना। इससे क्या होता है? हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। और जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी ना, तो हमारे को पॉल्यूशन से लड़ने की क्षमता मिलेगी। दूसरा, कोविड जैसी बीमारियों में भी हमारे लंग्स शक्तिशाली रहेंगे। तो और जो अपने सांस को जितनी ज्यादा देर अंदर रोकते हैं ना, वो उतने ज्यादा काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, क्योंकि उनका हार्ट रेट डाउन रहता है। तो एक बेली ब्रीदिंग हो गई। तीसरी बॉक्स ब्रीदिंग जो हमने करी थी, रिवाइज कर लेते हैं। पहले 4 सेकंड हमने सांस ली थी, फिर 4 सेकंड हमने होल्ड की थी, फिर 4 सेकंड हमने बाहर निकाली थी, और फिर 4 सेकंड होल्ड की थी। इससे हमने शुरुआत की थी आज की सेशन की। और एक 4 7 8 ब्रीदिंग भी होती है। आप हमेशा देखें कि यहाँ पे जब भी सांस बाहर छोड़ रहे हैं ना, वो ज्यादा टाइम के लिए हो रहा है, या होल्ड भी कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे इसमें 4 काउंट्स हम सांस अंदर लेते हैं, 7 काउंट हम होल्ड करते हैं, और 8 काउंट बाहर निकाल देते हैं। 4 7 8 कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, उनको ये दिया जाता है। इसको बैलेंसिंग के लिए दिया जाता है बॉडी में। 4 7 8, इस पे वर्क कीजिए। 4 7 8। तो ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या में, जैसे एक स्टडी आपसे मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। जो वर्ल्ड में बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे स्वपन भाई जी हैं,
तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी काम करने से पहले अगर हम 17 मिनट, 17 मिनट्स इंट्रोस्पेक्शन में बैठे, यानी कि आत्मचिंतन में, ज्यादा विचार नहीं, एक या दो विचार आप उन पे मनन चिंतन कर रहे हैं अपने अंदर ही, शांत बैठे, या फिर आप कोशिश करिए कि आप कुछ नहीं सोचें, बस बैठ जाएं। आप ये मत सोचिए कि अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, नहीं, बस आप 17 मिनट का टाइमर लगाइए और बैठ जाइए। और इसको आप, इस अभ्यास को बढ़ाएं, मतलब करें, रोज करें। मतलब अगर अमृत वेला आपको 4 बजे से करना है ना, तो 3:45 पे आप कहें कि मेरे को 17 मिनट बैठना है। तो ये देखा गया है, इस स्टडी का ये इन्फ्रेंस था कि जो लोग 17 मिनट इंट्रोस्पेक्शन में बैठते हैं ना, उनका फोकस बहुत इंप्रूव हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस 90% बढ़ जाती है। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो बहुत फेमस टेक्निक्स हैं फोकस बढ़ाने की, उनको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक और 10:1 एक्टिव रिकॉल। हम इनको कैसे यूज करेंगे ज्ञान योग में, मैं वो सिखाऊंगा। पहले क्या होती है वो बताऊंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो क्या, इटालियन नेम है टमाटर का। एक साइंटिस्ट हुए थे, फ्रांसिस्को किरिलो। वो ना कोई भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने बोला कि यार मैं अपना नेक्स्ट 10 मिनट्स ना कुछ नहीं करूंगा, जो मैं काम कर रहा हूँ ना वही करूंगा। और ऐसे करके उन्होंने ये टेक्निक इजाद की। ये होती क्या है टेक्निक, वो मैं बताता हूँ आपको। कि पोमोडोरो टेक्निक में ना आप कोई भी एक काम जो आपको करना है, आप उसको डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये काम करूंगा। आप अपना एक टाइमर सेट करते हो 25 मिनट का। आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता से सिर्फ वही काम करते हो, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। और उस ब्रेक में आप अपना फेवरेट जो भी चीज आपको करनी है, देखनी है, वो आप कर लीजिए। तो पोमोडोरो टेक्निक यही है। ये हम सब ने, अब इसका नाम पोमोडोरो टेक्निक है, साइंटिफिकली आ गया। हम सब ने जब एग्जाम टाइम आया ना, तो ये किया है। हम सब अपना रूटीन का पेपर टाइम टेबल बनाते थे, भाई मैं इतने 1 घंटे में मैंने ये पढ़ूंगा, और उसके बाद ना मैं 5-10 मिनट खेलूंगा। तो पोमोडोरो टेक्निक साइंटिफिक है। ये कहती है कि एक साथ आप 4 पोमोडोरो कर सकते हो। 25-5, 25-5, यानी कि 100 मिनट आप अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी कर सकते हो। और ये देखा गया है कि अगर आपका लंबा काम है, आप सोचते हो कि 25 मिनट में खत्म नहीं होने वाला, तो आप उस काम को ब्रेक कर लो और उसको डिवाइस कर लो। और आप सोचते हो कि मेरा 25 मिनट में छोटा काम है, तो आप क्लब कर लो, 2 काम करूंगा मैं, ठीक है, लिख लो कि मैं ये 2 काम फिनिश करूंगा इस 25 मिनट में, लेकिन मैं करूंगा ये। तो आपको मेडिटेशन करनी है, तो आप घर की लिस्ट, मुझे फोन करना है, बाई आज आएगी या नहीं आएगी, ये वो, उससे पहले ना ये सारे काम करके रख लो। और जब आपने लिस्ट बना ली ना कि मैंने ये सारी चीजें लिख ली, ये सब मैं करूंगा, अभी मेरा टाइम है मेडिटेशन का। या अगर आपको लगता है कि फिर भी मुझे याद आएगा, तो आप पहले उन कामों को कर लो जो फिनिश करने। तो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो आपको पोमोडोरो टाइमर्स मिलेंगे। पोमोडोरो टाइमर्स मतलब 25-5 का सेट रहेगा। आपको कुछ नहीं, वो आपको ऑन कर देना है, वो 25 मिनट बाद बजेगा, और 5 मिनट आपकी ब्रेक खत्म हो जाएगी तो भी बजेगा। दूसरी टेक्निक थी 10:1 एक्टिव रिकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुरली में लगा सकते हैं हम। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है 10:1 एक्टिव रिकॉल में? क्या होता है कि आप 10 पन्ने पढ़ते हो, और एक पन्ना जो एंड में होता है ना, 10 के बाद पन्ना, उसमें आप जितना आपने 10 पन्नों में पढ़ा होता है आप लिखते हो अपने आप बिना देखे। तो मुरली में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बाबा के 10 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, या कुछ लोग उससे भी छोटा कर सकते हैं, 10 महावाक्य पढ़ेंगे। और 11वें महावाक्य पढ़ने से पहले उन 10 महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा वो लिखें। जब अगर आप मुरली ऐसे पढ़ने लग जाओगे ना, आप कभी मुरली नहीं भूलोगे। और अगर आपने ये पढ़ी हुई चीज किसी को पढ़ा दी, तो आप 100% नहीं भूलोगे। जब हम किसी को पढ़ा देते हैं ना, तो वो और ज्यादा इम्प्रिंट हो जाती है हमारे ब्रेन में। तो ये दूसरी टेक्निक है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है, 10:1 एक्टिव रिकॉल। ठीक है।
अब कुछ लोग मल्टीटास्किंग सोचते हैं कि हम अपना समय पूरा सदुपयोग करें, बिल्कुल कोई भी चीज हम एक साथ बहुत सारी चीजें कर लें, और वो सोचते हैं कि जो एक साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो वो उनका ब्रेन बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हम ये एक छलावा है, एक भ्रम है। हम एक्चुअल में अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं जब हम मल्टीटास्क करते हैं। हम अपने ब्रेन को एक्चुअल में कमजोर बनाते हैं। ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि मल्टीटास्किंग के जो इल इफेक्ट्स हैं, कि मल्टीटास्किंग हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को अफेक्ट करता है, हमारी स्ट्रेस को बढ़ाता है, हमें लेस प्रोडक्टिव बढ़ाता बनाता है, हमारे फोकस को किल करता है, हमारे दिमाग में मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि बाबा बार बार ब्रेन को हमारे स्विच करना पड़ता है। और हम जब एक साथ बहुत सारी चीजों में संलग्न होते हैं, तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम और लोगों के साथ भी रहते हैं। कई बार आपने सोच देखा भी होगा कि कोई आपको कुछ कह रहा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तो आप उसको सुन नहीं रहे हो। तो मल्टीटास्किंग इज अ फोकस किलर। हमारे फोकस, हमारी एकाग्रता को कम करता है। इसीलिए आजकल जैसे एक और चीज है, माइंडफुलनेस भी कहते हैं हम लोग। माइंडफुल भी क्या होता है कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब मैं जो इस वक्त, जैसे हम इस वक्त ये सेशन सुन रहे हैं, तो इस सेशन को सुनना है मुझे। इसके अलावा मैं अपना मोबाइल नहीं देखूंगी, मैं कोई एक्स वाई जेड जो मुझे कुछ कह रहा है मैं वो नहीं सुनूंगी। मैं सिर्फ सेशन सुनूंगी इस वक्त जो बाबा मेरे थ्रू बता रहे हैं। ठीक है। अब आता है एक नई चीज। ये थोड़ा सा नया है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। इसको मैंने बहुत किया है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करता हूँ। एक स्टडीज होती है साइमेटिक्स। साइमेटिक्स क्या होते हैं? जैसे हमने पानी के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं ना, हम लोग कहते हैं कि हमारी वाइब्रेशन से पानी भी चार्ज होता है और पानी के अंदर उन तरंगों से क्या इफेक्ट आता है। वैसे ही जो ध्वनि होती है ना, जो साउंड होती है, उसकी वेव्स से पैटर्न्स बनते हैं। वो वेव्स एक्चुअल में क्या है? वो वेव्स एक पैटर्न्स में घूम रही हैं हमारे चारों तरफ। और अलग अलग हर्ट्स, मतलब वेव्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव के अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो उनको कैसे देखा गया? एक बड़ी सी प्लेट के ऊपर सैंड रखी गई और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनि प्रोड्यूस की गई। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स बन गए। कितने सुंदर पैटर्न्स हैं। और बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि जो ये जो वेव्स होती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की ना, ये इनका थ्योरेपेटिक नेचर होता है। ये मतलब हमारी हीलिंग भी करती हैं, हमारे फोकस, हमारी मेमोरी को भी इंक्रीज करती हैं। ठीक है। तो जैसे मेरा अपना अनुभव सुनाता हूँ कि मेरी बहुत आदत है, मैं बहुत एक म्यूजिक लवर भी हूँ। जैसे आप सबको मालूम है, पोएम्स लिखता हूँ, सॉन्ग्स भी लिखता हूँ। तो मैं साइकेडेलिक, ट्रांस, अलग अलग टाइप के म्यूजिक फॉर्म्स हैं, इनको मैं काफी सुनता भी हूँ। म्यूजिक सुनता हूँ क्योंकि मैं बाबा के गीत के अलावा और गीत नहीं सुनता कोई, इनमें लिरिक्स नहीं होते। और मैं बायनॉरल साउंड्स, और अभी मैं बताऊंगा आपको सॉल्फेजियो साउंड्स होती हैं, ये एक्चुअल में हमारा फोकस बहुत इंक्रीज करती हैं और हमारे को हील करती हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक में डाला कि हम फोकस कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं। जब कभी हमारा फोकस डाउन हो, हमें कुछ अच्छा ना लग रहा हो, या कोई भी बात हो, कोई हमें समझ नहीं आ रही हो, तो हम म्यूजिक सुन सकते हैं। और कैसा म्यूजिक सुनना है हमारे को उस वक्त, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे दो टाइप की बीट्स हैं, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो ये बहुत इजीली मिल जाएगा। एक बाइनॉरल बीट्स कहते हैं और एक सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। तो बाइनॉरल बीट्स क्या होती हैं? ये हमारे एक कान में एक फ्रीक्वेंसी बजेगी और दूसरे कान में दूसरी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। जैसे मेरी आवाज, इसमें घनत्व ज्यादा है, बास ज्यादा है। किसी की आवाज बहुत पतली होती है और बहुत तीखी होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उनकी आवाज बहुत पतली होगी, कानों में लगेगी हमारे। ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का फर्क है। तो ऐसे बड़ी सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं साउंड में। जैसे हमने एफएम भी, जब हम एफएम रेडियो चलाते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है, हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करता है आकाशवाणी की टावर से, तो वो हमारे फ्लो कर जाता है रेडियो सेट में। तो बाइनोरल बीट्स क्या होती हैं? एक कान में एक फ्रीक्वेंसी, दूसरे कान में दूसरी फ्रीक्वेंसी बजती है। इस पे रिसर्चेस हैं कि ये एक इल्यूजन क्रिएट करती है और हमारे मेमोरी और फोकस को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। प्लस हमें शांत करती है, हमारी एंजाइटी को कम करती है। ऐसे ही सॉल्फेजियो, सॉल्फेजियो क्या होता है? इसमें एक सेट होता है 9 टोन्स का। और
ये देखा गया है कि ना ये हमारे स्पिरिचुअलिज्म को इंक्रीज करती है, क्योंकि आप इन्हें सुनेंगे ना, इन साउंड्स को सुनेंगे, तो जैसे बहुत सारे मेडिटेशंस भी बाबा के जो है ना, उनके अंदर यूज किया गया है इनको, इन्हीं बीट्स को, इन्हीं म्यूजिक्स को यूज किया गया है। आप इनको डायरेक्ट भी सुन सकते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाले हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आप यूट्यूब पे ना एपेक्स डिस्कवरीज या मेडिटेटिव माइंड, इन चैनल्स को अगर आप ढूंढेंगे ना, और ये जो फ्रीक्वेंसीज मैंने लिखी हैं ये बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसीज है, मैं बहुत सुना है इनको। 852, 528, 432, 444, बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा फोकस आपका बनाती हैं ये।